हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम 4NF और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सो 4NF क्या होती है? अ रिलेशन R इज सेड टू बी इन 4NF इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब एक रिलेशन R 4NF में तभी होगा जब ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होंगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका रिलेशन है R वो ऑलरेडी या तो 3NF में या फिर BCNF में होना चाहिए। सो इफ द रिलेशन R इज इन 3NF और BCNF देन वी कैन से दैट आवर रिलेशन R कैन बी इन 4NF। अब जो दूसरी कंडीशन है, जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है 4NF की, वो है दैट इफ़ इट कंटेन्स नो MVD, मतलब इस रिलेशन में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो 4NF की डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि एक रिलेशन R 4NF में कब होगा? जब वो ऑलरेडी 3NF है BCNF में और उस रिलेशन में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आखिरकार है क्या? तो उसको मैं एक एग्जांपल से आपको पहले समझाऊंगा कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है और एक नॉर्मल फंक्शनल डिपेंडेंसी से कैसे वो डिफर करती है। तो उससे पहले बात देख लेते हैं। इट इज़ द डिपेंडेंसी where one attribute value is potentially a multi-valued fact about another। अब देखो, जब हम कहते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शनल डिपेंडेंसी है अल्फा डिटरमाइंस बीटा, इट सेज वी कैन नॉट हैव टू टपल्स विथ सेम अल्फा वैल्यू बट डिफरेंट बीटा वैल्यू। इसका क्या मतलब होता था कि अल्फा की सेम वैल्यू के लिए बीटा की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में क्या कहता है कि अल्फा की सेम वैल्यू के लिए बीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के, सबसे पहला है देयर मस्ट बी 3 और मोर एट्रीब्यूट्स। तो एक टेबल में एटलीस्ट 3 या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स अगर हैं तो ही हम कह सकते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो रही है। सेकंड, एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो अगर आपस में डिपेंडेंट है तो हम नहीं कह सकते कि वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का केस है। बट अगर दो एट्रीब्यूट्स आपके इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तभी हम कह सकते हैं कि वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक रिलेशन बनाया मैंने, इसमें एक पर्सन है P1 और इस पर्सन के पास 2 मोबाइल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल M1 एंड M2। ठीक है, ऐसे ही इसका जो फूड लाइक की चॉइसेस है वो है F1 एंड F2। एक पर्सन है P1, 2 मोबाइल लेता है वो M1 एंड M2 एंड सिमिलरली ये पर्सन 2 डिफरेंट टाइप के फूड्स को पसंद करता है, F1 या F2 को। ऐसी एक और पर्सन है हमारे पास P2, इसके पास मोबाइल नंबर है M3 और इसको फूड पसंद है F2। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इस टेबल को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ तो देखो कैसे बनेगी। पर्सन P, मोबाइल M एंड फूड अंडरस्कोर लाइक F। अगर इसको मैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के फॉर्म में लिख देता हूँ तो देखो कैसे आएगा। पर्सन P1 का मोबाइल M1 और उसके साथ कॉम्बिनेशन आ सकता है फूड F1 का। ऐसे ही पर्सन P1 का मोबाइल M2 और फूड आ सकता है F2। बट इसी में ही अगर मैं देखूं एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है कि पर्सन P1 मोबाइल नंबर M1 और फूड F2। सिमिलरली पर्सन P1 मोबाइल नंबर M2 और फूड F1 एंड पर्सन P2 मोबाइल नंबर M3 एंड फूड F2। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि P1 की सेम वैल्यू के लिए, पर्सन की सेम वैल्यू के, जैसे P1 है, यहाँ पे भी P1 है, मोबाइल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मोबाइल की वैल्यू क्या है M1, यहाँ पे वैल्यू क्या है M2। तो मैं कह सकता हूँ पर्सन इज मल्टी वैल्यूड डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ
एम, कि ये एक MVD अकर कर रही है इसमें पर्सन टू मोबाइल। सिमिलरली एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यहाँ पे ये भी अकर कर रही है कि पर्सन P1 के लिए फूड क्या था, F1, और उसी पर्सन P1 के लिए फूड है F2। तो हम कह सकते हैं एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी यहाँ पे अकर कर रही है पर्सन से फूड के बीच में। इनको डिनोट करते हैं डबल एरो से हम। अब देखो इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का जो मैंने कहा था कि देयर मस्ट बी 3 और मोर एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे हमें 3 एट्रीब्यूट्स तो दिख रहे हैं। नाउ द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब देखो जो यहाँ पे मोबाइल और फूड है वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। सो दैट मीन्स देयर इज अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इन दिस टेबल, इन दिस रिलेशन। सो हम MVD को कैसे डिफाइन करते हैं प्रॉपरली? MVD को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं देयर इज ए MVD that is alpha determining beta if any legal relation R of R for all pairs of tuples T1 and T2 in R such that T1 alpha is equals to T2 alpha, then there exists tuples T3 and T4 in R such that, now there are some conditions. So it is saying that this is a multi-value dependency if any legal relation R of R for all pairs of tuple T1 and T2 in R such that T1 alpha is equals to T2 alpha. So अगर मैं इसको अल्फ़ा ले लेता हूँ और इसको बीटा ले लेता हूँ और ये मेरा टपल है T1 और ये है मेरा टपल T2, तो अब मैं देख रहा हूँ कि T1 अल्फ़ा क्या है, P1, एंड T2 अल्फ़ा इज ऑल्सो P1। तो एक तो है कि ऐसा होना चाहिए कि T1 अल्फ़ा इक्वल्स टू T2 अल्फ़ा, देन देयर शुड ऑल्सो एग्जिस्ट टपल T3 एंड T4 इन R सच दैट, वो कंडीशन आप लिख लीजिए। पहली कंडीशन है इसमें T3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T4 अल्फ़ा, कि ऐसी भी रोज होनी चाहिए कि T3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T1 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू T2 अल्फ़ा। तो अगर मैं रोज लेता हूँ T3 इसको और T4 इसको, तो आप देखोगे कि T3 अल्फ़ा क्या है P1, T4 अल्फ़ा क्या है P1, T1 अल्फ़ा क्या है P1, T2 अल्फ़ा भी क्या है P1। तो ये वाली पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है इसमें T3 बीटा शुड बी इक्वल्स टू T1 बीटा, कि T3 का जो बीटा पार्ट है जैसे इसमें M1 है वो किसके बराबर होना चाहिए, T1 बीटा के। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो M1 है दोनों के केस में, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो कहती है दैट T4 बीटा शुड बी इक्वल्स टू T2 बीटा। आप वो देखोगे कि T4 बीटा क्या है M2 और T2 बीटा क्या है M2, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर एक रिलेशन में आपको ऐसी कुछ कंडीशंस मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ मल्टी वैल्यू डिटरमाइनिंग बीटा और बीटा इज़ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट ऑन अल्फ़ा, या फिर ये हमारे पास एक MVD है हमारे रिलेशन के अंदर R में। तो बेसिकली जो MVD है वो कब होती है, MVD occurs if two or more independent relations are kept in a single relation। अगर हम दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट रिलेशंस को एक ही रिलेशन में रखेंगे तो हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होने के चांसेस हैं। जैसे अगर मैं दो रिलेशंस लेता हूँ R1 और R2, R1 इज़ बेसिकली डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एंड R2 इज़ डिटेल्स ऑफ कोर्सेज। अब दोनों के बीच में कोई रिलेशन एज सच नहीं है,
क्योंकि दोनों की कोई भी की आप देखो कि प्राइमरी फॉरेन की का कहीं रिलेशन नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों को R1 और R2 को एक ही रिलेशन के अंदर रखूँगा तो आप देखोगे कि उसके अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होने के चांसेस हैं। एक बार मैं R1 और R2 को ड्रॉ कर लेता हूँ, उनके वैल्यूज़ को, सैम्पल वैल्यूज़ को, उसका दोबारा से वीडियो के ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मेरे पास अगर ये रिलेशंस हैं R1 और R2, R1 के अंदर सिंपल स्टूडेंट का आईडी और उसका नाम है, ऐसे R2 के अंदर कोर्स का आईडी और उसका नाम है। अब देखो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअली इस रिलेशंस में अगर आप देखोगे तो कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपको नहीं दिखेगी। बट अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को एक ही रिलेशन में रखूँगा तो उसके अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो क्या आएगा, मुझे मिलेगा S1A और उसके साथ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे इसको इसके साथ और इसके साथ रखेंगे, ऐसे इसको इसके साथ और इसके साथ रखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे C1C, ऐसी S1A C2B, ऐसी अगर S2 के लेंगे तो S2B C1C एंड S2B C2B। अब अगर आप देखोगे इसमें तो इसमें आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिखेगी, क्योंकि देखो स्टूडेंट आईडी के S1 के लिए CID की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दिखेंगी। एक के लिए C1 है और इसी S1 के लिए यहाँ पे C2 है। तो मैं कह सकता हूँ एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या दिख रही है यहाँ पे कि SID से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है CID के ऊपर। ऐसी ही एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपको दिखेगी C नेम के ऊपर भी, क्योंकि देखो यहाँ पे देख लो, चाहे S2 के लिए एक वैल्यू है C और S2 के लिए ही दूसरी वैल्यू है B, तो एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या दिख रही है SID से C नेम की तरफ। तो ये इसमें आप देख सकते हो कि दो रिलेशंस को, अगर मैं इंडिपेंडेंट रिलेशंस को जिसमें कोई रिलेशन नहीं है, अगर उसको मैं एक ही रिलेशन के अंदर रखता हूँ तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब वापस आते हैं 4NF की तरफ। 4NF क्या कहता है? 4NF कहता है कि रिलेशन आपका पहले से ही एक तो BCNF या 3NF में होना चाहिए और उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमने देख लिया कि कैसे पता करते हैं। तो आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने 4NF में अपने रिलेशन को ब्रेक करना है। सो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स एंड नेम कंप्यूटर और लैंग्वेज विद द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स क्या है? एक है हमारे पास अमन, वो दो कंप्यूटर्स यूज़ करता है, आपको विंडोज़ बेस या फिर एप्पल बेस। दो लैंग्वेजेस उसको पता है, इंग्लिश और हिंदी। ऐसी एक है मोहन जिसको लाइनक्स कंप्यूटर यूज़ करता है और उसको दो लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश या फिर स्पेनिश। क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइज करो इस टेबल को और पता करना है कि क्या ये टेबल 4NF में है। अगर नहीं है तो इसको हमें डिकम्पोज करना है 4NF में। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहीं रखते हैं एक बार। अब सबसे पहले इस टेबल को हम सिंगल एट्रीब्यूट के फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, नेम, कंप्यूटर और उसके बाद लैंग्वेज जो वो यूज़ करता है। अमन के पास दो ऑप्शंस हैं, विंडोज़ के साथ वो इंग्लिश यूज़ कर सकता है। ऐसे ही अमन विंडोज़ के साथ हिंदी में भी बात कर सकता है, हिंदी को यूज़ कर सकता है। सिमिलरली अमन एप्पल यूज़ करते करते इंग्लिश यूज़ करेगा या फिर हिंदी यूज़ करेगा। सो अमन अगेन एप्पल एंड देन हिंदी। अब देखो मोहन के केस में क्या होगा, मोहन लाइनेक्स के साथ इंग्लिश, ऐसे ही मोहन लाइनेक्स के साथ स्पेनिश। तो ये हमें रिकॉर्ड मिला, टेबल मिली जब मैंने इसको सिंगल वैल्यू के फॉर्म में लिखा।
अब आप अगर देखोगे यहाँ पे तो हमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी साफ दिख रही है इसमें। सबसे पहले तो अगर मैं देखता हूँ नेम के लिए, तो अमन वैल्यू के लिए डिफरेंट मेरे पास कंप्यूटर की वैल्यू है। अमन के लिए मेरे पास विंडोज़ भी है और अमन के लिए मेरे पास एप्पल भी है। तो एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मुझे दिख रही है इसमें, वो है नेम से कंप्यूटर की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपको दिखेगी कि अगर मोहन है उसके लिए इंग्लिश भी है और मोहन है तो उसके लिए स्पेनिश भी है। यही चीज़ आप अमन के केस में देखोगे तो भी आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दिखेंगी। इसका मतलब एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या आ रही है, नेम से लैंग्वेज की तरफ। तो ये तो डिफरेंट हमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज दिख रही हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये रिलेशन आर 4 नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। अब इसको 4 नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करने के लिए सिंपल है, जितनी भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आई है आप उसका एक अलग रिलेशन बना दो। जैसे इसका एक रिलेशन आप बना दो R1 और इसका एक रिलेशन आप डिकम्पोज कर दो R2। तो अब अगर आप R1 रिलेशन बनाओगे तो क्या आएगा आपके पास, नेम और कंप्यूटर। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं अमन के साथ 2 वैल्यूज आएंगी, विंडोज़ और एप्पल। ऐसी मोहन के साथ एक वैल्यू आएगी लाइनेक्स। अब इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स है पहली बात, और इसकी जो की बनेगी, इसकी की बनेगी नेम कॉमा कंप्यूटर, कंपोजिट की बनेगी जिसमें हम दोनों को यूज़ करेंगे। तो अब इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसे ही जब R2 के अंदर ब्रेक करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, नेम और लैंग्वेज, नेम एंड लैंग्वेज। तो ऐसे ही मिलेगा। अमन के साथ आपको मिलेंगी इंग्लिश और हिंदी, और मोहन के साथ भी आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश। अब यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स, तो एमवीडी नहीं है, और जो इसकी की बनेगी वो भी कंपोजिट की आएगी, वो आएगी नेम कॉमा लैंग्वेज। तो 4NF में हमने ये भी देखा कि अगर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिख भी रही है आपको तो वो की होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमन के साथ 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, बट अगर ये दोनों आपस में पूरी सुपर की है तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। और सेकंड जो होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का, वो होता है कि उसमें 3 या 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो इसमें डिकम्पोजिशन के बाद आपको नहीं दिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 4NF एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.